Good evening to all of you. Very good evening. Good evening to each and every person. कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आज एक नया टॉपिक है, तो आज हम लोग जो है वो बेसिकली सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि सेट थ्योरी जो है वो कैसा है और कैसा नहीं है. तो वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट दैट विल बी रिलेटेड टू दिस. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, चले स्टार्ट करें बेसिक टॉपिक्स. यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. बाकी सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत गुड इवनिंग. ठीक है, तो चलो आज का ये जो टॉपिक है सेट थ्योरी वाला स्टार्ट कर लेते हैं. गेट से डायरेक्टली स्टार्ट करूं या बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, पहले सेट पढ़ा दूं, सेट क्या होता है, उसके बाद में सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वो पढ़ा दूं या फिर पहले फंक्शन से स्टार्ट कर दूं डायरेक्ट? बता दो. गुड इवनिंग सभी लोगों को. सब लोग लिख रहे हैं बेसिक से स्टार्ट कर दो. चलो बेसिक से स्टार्ट कर देते. ठीक है, चलो. एक लड़का लिख रहा है इसका आंसर तो आपको पता ही है. हाँ, मुझे पता ही है, मुझे पता है. टेक अ पोल. मैंने आज तक कभी पोल नहीं लिया. अगर मैं बेसिक भी पढ़ाऊंगा ना तो बेसिक में भी तुम्हें डाउट आएगा, मुझे पता है ना. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. बेसिक डेफिनेशन है, वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ दिस. अब कोई भी जो है ना वो क्या कहते हैं कि ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है. लेक्चर नंबर हमेशा गलत होता है. बिल्कुल सही बात है. चलो पढ़ते नहीं तो फिर बात करने जाएंगे तो फिर आप लोगों का फिर टाइम भी पास, ये मतलब आधे लोग तो टाइम पास ही करने आते हैं. ठीक है, चलो वी विल ट्राई टू गो एंड वी विल ट्राई टू स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. अब देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि सेट. ठीक है, अब अगर किसी ने पूछा कि बेसिकली सेट का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि सेट का मतलब ये होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, या और कलेक्शन ऑफ थिंग्स भी बोला जाता है इसको. या तो आप कलेक्शन ऑफ थिंग्स कह लो इसे, या तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लो. अब ये जो बेसिकली आपका ये जो थिंग है, सो व्हाट इज दिस थिंग? दिस थिंग्स आर बेसिकली द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स. ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स है. अब ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है. मतलब अगर कोई मुझे बोलेगा कि बेसिकली व्हाट इज अ सेट, तो मैं बोलूंगा भाई कलेक्शन ऑफ थिंग होता है. अब कलेक्शन ऑफ थिंग का मतलब क्या हो गया कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें कुछ भी कलेक्शन आ सकता है आपका. ठीक है, यू कैन, ये मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर मैंने बेसिक भी पढ़ाया तो वो बेसिक में भी मैं कुछ ना कुछ एडवांस आप लोगों को निकाल के दे दूंगा. अब जो लोगों को ये थोड़ा सा, जो लोगों ने मुंह बनाया होगा कि यार सर यार सेट थ्योरी मेरे को आता है, मेरे को सब पता है सेट के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एक नया देके जाऊंगा. तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, इसको सुनते जाओ कि बेसिकली मैं क्या पढ़ा रहा हूं आज. अगर किसी ने कहा कि बेसिकली सेट क्या होता है, तब आप उसको बोलो कि भाई या तो आपको नई नई चीजें मैं बता दूंगा, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर कलेक्शन ऑफ अ थिंग्स. तो ये बेसिकली होता क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अब अगर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लूं तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हो. जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लिख सकते हो. ठीक है, या तो कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो, या तो कलेक्शन ऑफ आप नाम लिख सकते हो किसी का, या तो कलेक्शन, मतलब इसमें जो भी चीज आती है दैट विल बी अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंपल टर्म दैट आई कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट.
या तो इसकी डेफिनेशन में डिफाइन करने जाऊं तो मेरे को 1 घंटा तो मैं सिर्फ सेट के बारे में बोल सकता हूं। एक सिंपल तरीके से आपको बोलो कि व्हाट इज अ सेट, तो आप बोलो कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ये इस चीज को हम लोग सेट कहते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट हो सकता है ये किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसको कलेक्शन ऑफ लाइन बोला जा सकता है, या तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स बोला जा सकता है, या तो कलेक्शन ऑफ नाम बोला जा सकता है। मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में हम लोग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बोला जा सकता है, या तो हम कलेक्शन ऑफ ग्राफ्स बोल सकते हैं, या तो कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हम किसी भी तरीके का कलेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो चीज होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कभी कभी इसको डिफाइन करने के लिए, अब यहां पर सुनना, बड़े प्यार से सुनना, बहुत मस्त मस्त डेफिनेशन होती है इस चीज में। तो सेट इज बेसिकली व्हाट इट इज एन कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिख दिया कि लेट्स कंसीडर कि एक मेरा सेट है जिसमें आई विल बी डिफाइनिंग 1 2 एंड 3। तो अब जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, जो सेट का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये एक कैपिटल लेटर होता है, वो हम लोग बेसिकली किसके लिए डिफाइन करते हैं, वो हम लोग हमेशा बेसिकली एक सेट के लिए डिफाइन करते हैं। ये जो स्मॉल लेटर होता है वो बेसिकली हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं, वो हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन भी करना होता है तो ऑब्जेक्ट को समटाइम्स वी आर आल्सो कॉल्ड एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। या तो उसे ऑब्जेक्ट कह लो, या तो उसे मेंबर कह लो, या तो उसे हम लोग कभी कभी एलिमेंट भी कहते हैं कि ये वाली जो चीज है वो बेसिकली एलिमेंट है इसकी। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि सेट का डेफिनेशन बता दिया और रिप्रेजेंटेशन बता दिया। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है दैट विल बी डिफाइनिंग एज अ कैपिटल ए। ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन होता है दैट विल बी डिफाइनिंग एज अ स्मॉल ए। तो स्मॉल लेटर्स में जो भी डिफाइन करते हैं वो एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, और जो कैपिटल लेटर में डिफाइन करते हैं वो बेसिकली सेट को डिफाइन करते हैं। ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब कभी भी हम लोग सेट लिखते हैं तो उसमें रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। तो आप चाहे कितनी भी तरीके का रिपीटेशंस कर लो, उसमें कभी भी अलाउड नहीं होता है। जैसे अगर मैं 1 2 3 लिख लूं तो ये जो चीज होती है ये बेसिकली सेम होती है आपकी 1 2 3 का। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने अगर 1 2 और 3 लिख लिया तो दैट विल बी सेम एज 3 2 1। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये है पॉइंट्स किसके, सेट वाले, की रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। या ऑर्डर को हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर जो होगा दैट विल बी इररिलेवेंट। इसमें कोई ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, चाहे आप 1 2 3 लिख लो, चाहे आप 3 2 1 लिख लो। जब कभी भी हम लोग सेट के मेंबरशिप को चेक करते हैं तो मेंबरशिप चेक करने के लिए हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक ये होता है, हम मेंबरशिप चेक करने के लिए अगर मैं बोलूं कि ये जो एलिमेंट होता है 1 को अगर मुझे चेक करना है तो 1 इज बेसिकली अ बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर नोटेशन। इसको बोला जाता है मेंबरशिप की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए। अगर वो बिलोंग करता है तो हम लोग डायरेक्टली ये लिखते हैं, अगर बिलोंग नहीं करता है तो उस चीज को लिखने का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इस चीज को मैं अब इलॉबरेट करता हूं। अब जब कभी भी आपके पास में बिलोंग्स वाला नोटेशन होता है तो एक चीज याद रखना कि जब सबसे पहले आपको ये वाला साइन देखना है, प्लीज लिसन माय स्टेटमेंट। जब सबसे पहले आपको ये वाला साइन देखना है, अगर आपने ये वाला साइन देख लिया तो इसके राइट साइड में आप हमेशा याद रखना कि आपको सेट ही होना चाहिए, और इसके लेफ्ट साइड में आप हमेशा याद रखना कि आपके पास में एलिमेंट होना चाहिए। कि जैसा मैंने बताया कि एलिमेंट जो हो सकता है वो किसी भी तरीके का एलिमेंट हो सकता है। अब जैसे मैं अगर एक सेट बनाता हूं, ये मेरा एक सेट है जिसमें मैंने एलिमेंट नंबर 1 ले लिया, और फिर एक दूसरा एलिमेंट मेरा ये है, और फिर मेरा जो दूसरा वाला एलिमेंट है दैट विल बी बेसिकली डिफाइनिंग एज दिस। तो अब यहां पर हम लोग जाते हैं और एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आप एलिमेंट को कैसे समझ सकते हो, कभी भी अगर हमें एलिमेंट को पता करना होगा तो हमें यह पता करना होगा कि एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए कॉमास जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब जैसे ये एक कॉमा है तो इसके पहले वाला जो चीज होगा वो आपका एलिमेंट नंबर 1 हो जाएगा। ये एक कॉमा है तो यहां पर आप चाहे कुछ भी लिख सकते हो, तो ये आपका एलिमेंट नंबर 2 हो जाएगा। और फिर ये कॉमा के बाद में अब ये देखना कि इस ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट है और उसके बाद में 1 कॉमा और फिर ये वाला 2 रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि ये एक एलिमेंट है, फिर ये कॉमा के पहले और ये कॉमा के बाद में ये दूसरा वाला एलिमेंट है, और ये वाली जो चीज है वो बेसिकली एलिमेंट नंबर 3 है। अब आपको डाउट होगा कि सर आपने सेट के अंदर ही सेट ले लिया है, तो मैं इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए बोलूंगा कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये मैंने हमेशा बोला है कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो पॉइंट भी हो सकता है,
आपका ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो एक लाइन भी हो सकती है, आपका जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो एक डिफरेंट मैथमेटिकल डायग्राम भी हो सकता है, और आपका ऑब्जेक्ट खुद एक सेट भी हो सकता है। समझ में आया? तो अब मैं यहां पर अगर ये चीज को लिखूंगा, तो अब अगर मुझे कभी भी ये डेफिनेशंस को डिफाइन करना होगा, तो सबसे पहले अगर मैं ये चेक करूंगा कि वन दैट बिलोंग्स टू ए और नॉट, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके लेफ्ट साइड में कभी नहीं देखना है। सबसे पहली जो चीज आपको एक काम करनी है कि आपको ये वाला नोटेशन यूज करना है। आपने ये नोटेशन देख लिया, अब नोटेशन के लेफ्ट साइड में जाना है। अब आपको ये चेक करना है कि ये नोटेशन के लेफ्ट साइड में जो होना चाहिए वो एक एलिमेंट होना चाहिए जो राइट साइड के सेट में बिलोंग करना चाहिए। ये ही है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे यहां पर फंसते भी हैं। मैं फिर से बता देता हूं, जैसे कि मैंने ये वन लिखा, अभी आपको लग रहा है कि बड़ा इजी है, लेकिन अभी मैं 45 मिनट के बाद में इसको, या 20 मिनट के बाद में इसको और भी थोड़ा टफ बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि वन है मेरा और ये इस तरीके का नोटेशन है। तो सबसे पहला आपका दिमाग जाना चाहिए वो बीच वाले नोटेशन के ऊपर जाना चाहिए। तो मेरा ये बीच वाला नोटेशन किसका है, बिलोंग्स का नोटेशन है। फिर मैं इसके जाऊंगा लेफ्ट साइड में, देखूंगा कि लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में वो एक एलिमेंट होना चाहिए। अब ये एलिमेंट किसका एलिमेंट होना चाहिए, ये एलिमेंट राइट साइड का एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं जाऊंगा और ये चेक करूंगा कि क्या ये सच में एलिमेंट है या नहीं है। तो वन इज बेसिकली एलिमेंट नंबर वन, तो यहां पर मैंने एलिमेंट लिखा है और ये मेरा पहला एलिमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो मेरा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में मैं फिर एक दूसरा जाऊंगा और ये चेक करूंगा कि क्या ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है या नहीं है। अगर मैं ये स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा तो इसके मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, मैं साइन देखूंगा। साइन के मैंने लेफ्ट साइड में देख लिया। अब साइन के मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो मुझे क्या दिख गया, मुझे एक पर्टिकुलर ये एक चीज दिखी है जो बेसिकली सेट है। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये बेसिकली सेट है या एलिमेंट है। देखो ये है तो सेट, लेकिन ये जो सेट है वो इस वाले सेट का एलिमेंट है। तो आप हमेशा ये चीज को कंफ्यूजन में मत रखना, ठीक है। तो दिस इज पर्टिकुलर एन एलिमेंट एंड दैट इज नथिंग बट एलिमेंट नंबर 2। तो आपको पढ़ना कैसे है, कंफ्यूज यहां पे बिल्कुल मत होना। आपको पढ़ना कैसे है, आपने ये वाला नोटेशन देखा, अब आपको आंख बंद करके ये बोलना है कि इसके लेफ्ट साइड में जो चीज भी लिखी हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो सबसेट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो, वो चीज एलिमेंट होनी चाहिए ये वाले सेट के ऊपर। और यही इसका रामबाण है कि आपके इसके लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, और वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, ये वाले पर्टिकुलर सेट का होना चाहिए। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू हो जाएगा। अब अगर मैं थर्ड वाला लेके आता हूं कि जैसे मैं एग्जांपल में ये लिख दिया, मैंने वन लिख दिया और फिर मैंने ये टू लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बिलोंग्स टू नोटेशन लिख दिया, मैंने बिलोंग्स टू नोटेशन देख लिया। अब मुझे क्या करना, मुझे ये लेफ्ट में जाना है और लेफ्ट में ये चेक करना है कि जो कुछ भी मैंने लिखा है, चाहे मैंने हाथी लिखा हो चाहे घोड़ा लिखा हो, ये सारा का सारा चीज क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। तो ये एलिमेंट नंबर 3 जो है वो बेसिकली डिफाइंड है, इसीलिए आई कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि ये जो स्टेटमेंट होगा दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। तो आपका अगर किसी ने आपको बोला कि सेट क्या होता है, तो आप उसको बोलो कि कलेक्शन ऑफ एन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ये आपका डिफरेंट डायग्राम्स भी हो सकता है। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि ये एक मेरा सेट है, इस सेट में एक स्क्वायर है, इस सेट में एक ट्राइंगल है, इस सेट में एक पैरेललोग्राम है, तो मैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो मेरा किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा है किसी भी चीज को समझने के लिए। अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो आप बस ना हमेशा एक चीज पे ध्यान देना, जब कभी भी आपको कोई बोले जाए कि भाई, ठीक है, जब कभी भी आपको कोई बोला जाए कि भाई सेट क्या होता है, तब आप उसको बोलो कि भाई सेट जो होता है वो एक बॉक्स होता है। अब उस बॉक्स के अंदर जब आप देखोगे तो इस बॉक्स के अंदर जो है वो एक एलिमेंट लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट वन। अब इस बॉक्स के अंदर एक बड़ा बॉक्स है, उस बड़े बॉक्स के अंदर भी एक छोटा बॉक्स है, उस छोटे बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो बेसिकली वन लिखा हुआ है। अब अगर आपसे कोई बोले कि इस बड़े वाले बॉक्स में एक छोटा बॉक्स है, उस छोटे वाले बॉक्स में एक एलिमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है और उसके बाद में ये एक बॉक्स रखा हुआ है एंड दैट इज नथिंग बट एलिमेंट नंबर 2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो आपको बोलना है कि ये आपका एलिमेंट नंबर 1 हो गया, ये आपका एलिमेंट नंबर 2 हो गया और ये आपका एलिमेंट नंबर 3 हो गया। तो अब जैसे ही आपने बॉक्स को ओपन किया, आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक तो ये आवारा लड़का मिलेगा जो 1 डिफाइन कर रहा है, दूसरा आपको एक बॉक्स मिलेगा, छोटा बॉक्स मिलेगा, उसमें एक और आवारा लड़का रखा है, फिर आपको एक तीसरा बॉक्स मिलेगा
जब आप उस बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको एक आवारा लड़का मिलेगा और साथ में एक और बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर 2 हो। तो अगर मैं ऊपर ऊपर की तरफ से बात करूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट है, दैट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि मेरे पास जो है वो बेसिकली 3 एलिमेंट है। अब अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि जो ग्राफ, सॉरी नॉट ग्राफ, अगर मैं सेट के बारे में बोलूं तो सेट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये वाला नोटेशन यूज करते हैं। ये वाला जो नोटेशन है वो ये डिफाइन करता है कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट पता करने के लिए हमें डिफाइन करना होता है कॉमास कितने हैं। अगर 2 कॉमा है तो हमारे पास में 3 एलिमेंट है, अगर 4 कॉमा है तो हमारे पास में 5 एलिमेंट है। सिंपल तरीके से अगर आप गिन सकते हो, नहीं गिनती तो आप ये बोलोगे कि ये एक एलिमेंट नंबर 1 हो गया, ये एक एलिमेंट नंबर 2 हो गया और ये एक एलिमेंट नंबर 3 हो गया। तो इसकी जो कार्डिनलिटी है दैट विल बी बेसिकली डिफाइनिंग एज ए 3। तो इस चीज को कार्डिनलिटी बोला जाता है। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कार्डिनलिटी का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। अब चलते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जो सेट का हमारे पास में अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। पहला तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं। अब अगर मैं रोस्टर मेथड के बारे में बात करूं तो रोस्टर मेथड बड़ा ही सिंपल होता है। जो आप लोग लिखते हो कि एग्जांपल के लिए 1, 2 और 3, ये कोई भी सब लोग जो है, ठीक है, वो हमेशा जो है आप लोगों को ये चीज पता है कि रोस्टर मेथड, हाँ नाम नहीं पता होगा लेकिन आपको ये पता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है जो रिप्रेजेंटेशन का, जिसको हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। अब ये सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये जो चीज होती है सेट बिल्डर नोटेशन में, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी चीज जो होती है वो होती है कंडीशन। अब आपको ये चीज ध्यान देना है, एक होता है रिप्रेजेंटेशन, दूसरी होती है कंडीशन। सेट बिल्डर नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली हम लोग जो है वो यहां पर नहीं बल्कि आपको डीबीएमएस में भी काम आता है। जब आप लोग डीबीएमएस में भी लिखते हो तो डीबीएमएस में एक रिलेशनल कैलकुलस करके एक टॉपिक है, वहां पर भी यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है कि एक जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा जो होता है वो होता है कंडीशन। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये जो पहले का जो मैंने आंसर लिखा है कि 1, 2, 3, अब इस चीज को मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा कि x जो होगा वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा और x की वैल्यू जो है वो बेसिकली कहां से लेके कहां तक है, वो 1 से लेके स्टार्ट हो रही है और 3 तक आती है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ये जो रोस्टर मेथड वाला है ये एक बड़ा सेट हो जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल की a की वैल्यू जो है वो बेसिकली 1, 2 और 3, ऐसे करते करते ये 20 तक है। तो ये 20 बार बार ना लिखने से अच्छा है कि हम लोग जो होते हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन में यूज कर लेते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में मुझे ये पता है कि ये जो x की वैल्यू है वो बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 से स्टार्ट होकर वो 20 तक चली गई है। सेट बिल्डर नोटेशंस को लिखने के लिए कंडीशन आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके खुद के ऊपर कंडीशन है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव आपको आंसर वही देगा जो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो उसका आंसर नहीं देगा। तो ये 2 मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक आपका रोस्टर मेथड हो गया, एक हो गया सेट बिल्डर नोटेशन। इसका सिंपल से एग्जांपल है, मतलब आप ये देख लो कि आलसी लोग जो होते हैं वो बेसिकली हमेशा सेट बिल्डर नोटेशन जो होता है ना उसको हमेशा यूज करते हैं। दैट विल बी दिस इज योर रिप्रेजेंटेटिव एंड दिस इज नथिंग बट योर कंडीशन। अब यही चीज आप लोग जो है ना वो रिलेशनल कैलकुलस में भी यही यूज करते हो। उसमें ये लिखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की सैलरी, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा हो। तो आप क्या लिखते हो, टी डॉट नेम एंड देन आप लिखते हो कि टी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000। अब ये एक सेट बिल्डर नोटेशन का ही कॉन्सेप्ट है, ये आपका रिलेशनल कैलकुलस में यूज होता है, जिसमें आप ये बताते हो कि आपको जो है ऐसे व्यक्ति का नाम बताना जिसकी सैलरी 20,000 या 20,000 से ज्यादा हो। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया। इसने आपकी कंडीशंस ले आई कि टी डॉट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000। मेरा डीबीएमएस में फोकस नहीं है, मेरा फोकस ये है कि इसको रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, इसको कंडीशन कहा जाता है। कंडीशन आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है, कभी कभी सेट को इनफाइनाइटली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव x है और x जो होगा दैट विल बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि सेट 2 तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। यस, दैट इज वेरी इजी एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। अब मेरा एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होगा जिसको मैं कहता हूं कि इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। इंटरवल रिप्रेजेंटेशन में 2 तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है आपका ओपन इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक होता है आपका क्लोज इंटरवल और एक होता है आपका ओपन इंटरवल। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो आई होप आप लोगों को पता होंगी, अगर नहीं भी पता है तो बस सुनते जाओ। ठीक है,
क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में बात करते हैं। अब ना मैं आप लोगों को इसको सिखाने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेता हूं। पहले मैं आप लोगों को क्लोज सिखा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को ओपन इंटरवल सिखा देता हूं। अब जैसे अगर मुझे क्लोज करना है तो आप ये समझो कि ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है 0, ये एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है 1, ये एक तीसरा व्यक्ति है 2। अब यहां पर जो हो गया वो एक बेसिकली 3 हो गया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट के नाम लिखे हुए, और ऐसे करते यहां पर -1 है और ये यहां पर -2 है। मैंने जो डोमेन लिया है मेरा, दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने लिया है। अब अगर इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्लोज इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन होता है a, b, ठीक है। अब अगर मैंने a, b ले लिया है तो a, b को अगर मैं रिप्रेजेंट करवाने के लिए जाऊं तो ये कहता है कि आपको x की वैल्यू लेनी है और इसमें आपकी जो वैल्यू आएगी वो a से लेके b तक आएगी, जिसमें आपको a भी इंक्लूड करना है और जिसमें आपको b भी इंक्लूड करना है। इस चीज को कहा जाता है क्लोज इंटरवल। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर लिख लूं कि -3 से लेके मुझे 2 तक लेना है, तो अब ना नोटेशन देखो, इसका नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी हम लोग ये वाला नोटेशन यूज करते हैं तो अब जैसे यहां पर एक वैल्यू है जिसका नाम है -3, तो जब मैं ये नोटेशन यूज करूंगा, ये -3 के पहले मैं देखूंगा कि कौन सा नोटेशन है, तब आप देखोगे कि इसका नोटेशन जो है पहले ऐसा होता है और फिर ऐसा और ऐसा होता है, और उसके बाद में आपको -3 से शुरू करना है, और फिर 2 के बाद में कैसा नोटेशन है, आपको ऐसा नोटेशन यूज करना है, फिर ये यूज करना है और ये यूज करना है, दैट विल बिकम 2। अब -3 पे आ जाते तो -3 पे हमने ये वाली वैल्यू ले ली, अब ये वाला करना है और ये वाला करना है, और फिर 2 पे हमने ये वाली वैल्यू ले ली, ठीक है, 2 पे हमने ये वाली वैल्यू ले ली, उसके बाद में ये करना है और ये करना है। तो जब कभी भी आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर लाइन खींचते हो तो वो एलिमेंट भी आना आपका बहुत जरूरी है। तो अब अगर मैं -3, 2 का रिप्रेजेंटेशन दूंगा तो ये आएगा आपका -3 इंक्लूड करना है, फिर आपको क्या इंक्लूड करना है, -2 इंक्लूड करना है, और फिर आपको -1 इंक्लूड करना है, फिर 0 इंक्लूड करना है, 1 इंक्लूड करना है, और फिर 2 इंक्लूड करना है। तो इसने क्या कहा था कि -3 से लेके आपको कहां तक यूज करना है, आपको 2 तक यूज करना है। अब लेट्स कंसीडर, मैं तीनों रिप्रेजेंटेशंस में आप लोगों को फर्क दिखा देता हूं। जैसे a की जो वैल्यू थी नॉर्मल, ये वाला रोस्टर मेथड का रिप्रेजेंटेशन जो था वो था हमारा 1, दैट विल बी 1, 2 और 3। अब अगर मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशंस में फॉर्मेट में लिखूं तो a की जो वैल्यू थी वो x था, और x विल बी टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम 1 to 3। अब अगर इसी चीज को मुझे क्लोज इंटरवल में डिफाइन करना हो तो आई विल बी ट्राइंग टू राइट इट डाउन कि भाई आपको 1 की भी वैल्यू लेनी है और आपको 3 की भी वैल्यू लेनी है। तो ये जो 1 और 3 का ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लोज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसमें आपकी वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा इंटरवल यूज कर रहे हो। अगर आपने कुछ ऐसा इंटरवल यूज कर लिया तो ये जो एलिमेंट है वो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो x है, और ये जो वैल्यू आ रही है वो a है। a से ज्यादा a भी आना चाहिए और a से ज्यादा भी आना चाहिए, और b आएगा और b से कम भी आना चाहिए। तो अब यहां पर देखो, जब मैंने ये 1 लिखा था तो इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 1 भी आएगा, 1 से ज्यादा भी आएगा, और ये जो 3 होगा वो 3 भी आएगा और 3 से कम भी आएगा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि बेसिकली ओपन इंटरवल क्या होता है। जब अगर मैं ओपन इंटरवल के बारे में बात करूंगा तो हाउ इट विल बी डिफाइंड, एवरीवन विल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा जो ओपन इंटरवल होगा वो कैसा होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर 0 लिख दिया, फिर मैंने यहां पर 1 लिख दिया, फिर मैंने यहां पर 2 लिख दिया, फिर मैंने यहां पर 3 लिख दिया, एंड देन इट विल बिकम -1, दिस विल बिकम -2, दिस विल बिकम -3। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरा ओपन इंटरवल होगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि -2 से लेके 3 तक, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली ये होता है कि ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और x की वैल्यू जो होगी वो a से ज्यादा होगी लेकिन वो b से कम होगी। ये दोनों में फर्क देखने की कोशिश करना। वहां पर आपका क्या फर्क था, ये जो a की वैल्यू है वो a से ज्यादा होती है, ठीक है, और वो b से कम होती है, लेकिन a भी इंक्लूड होता है और b भी इंक्लूड होता है। इसमें अगर आप इंटरवल रिप्रेजेंट करवाओगे तो इसमें -2 लिया गया है, तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि आपको -2 से लेके ये 3 तक लेना है। तो -2 को यू डोंट हैव टू इंक्लूड एंड 3 को यू डोंट हैव टू इंक्लूड इट। अब उसमें क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि इसका जो आंसर दैट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि इसमें
पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन लिया तो इनके बीच की वैल्यू लेनी है, ये जो कॉर्नर वाली वैल्यूज हैं इनको नहीं लेनी है। लेकिन जब आप क्लोज इंटरवल करते हो, ठीक है, क्लोज इंटरवल में ये वाली वैल्यूज भी लेनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहां पर अगर मैं वैल्यू लूंगा इसका, तो इट विल बिकम -1 एंड देन इट विल बिकम 0 एंड देन इट विल बिकम 1 एंड देन इट विल बिकम 2। ठीक है, देखो इंटीजर के लिए तो ये बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है मालूम है, जब आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब जैसे मैं अगर सेट ऑफ रियल नंबर के लिए जाऊं तो -2 से लेके 3 तक, तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब वो बहुत सारी वैल्यूज को इंडिपेंडेंटली हम नहीं लिखते हैं, उस बहुत सारी वैल्यूज का हम क्या करते हैं कि इतनी सारी अगर वैल्यू आ रही है तो लेट्स ट्राई टू यूज एन इंटरवल। ये नोटेशन आप लोग बहुत बार यूज किए हो, आपका मैथ्स में भी आया है, लेकिन आपने कभी इसका ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये नोटेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जब गेट में आ जाता है ना तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इट। इंटीजर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसा मैंने बताया, रियल नंबर इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसीलिए आपका क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि दे विल ट्राई टू कंसीडर, ठीक है, दे विल ट्राई टू कंसीडर द कनेक्शंस ऑफ क्लोज एंड ओपन इंटरवल बोथ। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं कि -2 से लेके मेरे को 3 तक लिखना है। तो अब ये देखना इसमें क्या हो रहा है, आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो कि अगर मेरा यहां पर ये 0 की वैल्यू है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, दिस विल बिकम -1, दिस विल बिकम -2। ठीक है, अब यहां पर देखो कि नोटेशन कौन सा यूज कर रहा है। पहले वाला, इसके पहले क्या लिखा है, क्लोज का नोटेशन है, तो इसके ऊपर लाइन रख लो आप, फिर 3 है तो मतलब इसके ऊपर ऐसी वाली लाइन रख लो। अब अगर आप वैल्यूज इसमें डिफाइन करने जाओगे तो व्हाट शुड बी योर वैल्यू, तो यू विल बी राइटिंग भाई -2, क्योंकि ये भी इंक्लूड करना होगा आपको, एंड देन इट विल बिकम -1, इट विल बिकम 0 एंड देन इट विल बिकम 1 एंड देन इट विल बिकम 2। तो अगर ये 3 पे आपने ऐसा कर्व लेके आया है तो आपको 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 के अंदर ही इंक्लूड करना है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यो। क्या है भाई, क्या दिक्कत है इस लड़के को, कौन है ये सफेद कपड़ा? सर मैं नया हूं इस बैच में, तभी तो तुम बीच में रिप्लाई कर रहे हो। सर मैं नया हूं इस बैच में, ग्राफ थ्योरी लॉजिक के बिना क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका विच इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि बेसिकली क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल। मैंने कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहा आज एक्चुअली। जैसा कि मैंने बोला कि मैं गेट पढ़ाऊं कि बेसिक्स पढ़ाऊं, तो आपने ये बोला कि भाई बेसिक्स पढ़ा लो, तो आज मैं गेट नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू द बेसिक्स। बस ये बता दो कि इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्लियर है? फटाफट लिख दो। ठीक है, वैसे तो ग्राफ थ्योरी और लॉजिक का कोई जरूरत नहीं है सेट थ्योरी पढ़ने के लिए, लेकिन मैं कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, मैं कनेक्ट करवा दूंगा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग सबसेट कहते हैं, तो आई विल ट्राई टू गो एंड आई विल ट्राई टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सबसेट। अब मैं आप लोगों को पागल कर दूंगा यहां पर, ठीक है, ठीक है। अब ना मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा यहां पर पागल करने वाला हूं, तो आप लोग ये देखो कि सबसेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले सबसेट का रिप्रेजेंटेशन आप लोग जितना भी पढ़ के आओ, मैं आपको सब भुलवा दूंगा सबसेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एक सबसेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे आप लोग लिखते हो कि बेसिकली ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उसमें ये होता है कि ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली, दैट विल बी 1 2 एंड 3। अब अगर मैं बी की वैल्यू दैट आई कैन ट्राई टू टेक इज 1 2 एंड 3 एंड 4, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो होता है, ए जो होता है वो बेसिकली बी का सबसेट होता है। अगर आपसे कोई पूछा कि भाई सबसेट होता क्या है, तो आप ये बोलो कि जो जो एलिमेंट ए में होते हैं वही एलिमेंट बी में प्रेजेंट होते हैं। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि ए बिलोंग्स टू बी, हम ये कहते हैं कि जो एलिमेंट ए में होंगे वही एलिमेंट बी में होने चाहिए, राइट। अब अगर मैं ये चीज बोलूं कि ए इज बेसिकली द सबसेट ऑफ बी, इस चीज को मैं अगर डिफाइन करने जाऊं तो मैं ऐसा लिखूंगा फॉर ऑल ऑफ एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए देन इट विल बिलोंग्स टू बी। अब ये चीज को आप पढ़ने की कोशिश करो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। व्हाट द लॉजिक सेज दैट कि फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ये क्या कहता है कि इफ x belongs to a then x belongs to b, तब क्या होगा, x जो होगा वो b से बिलोंग करेगा। ठीक है,
अब ये तो चीज आप लोगों ने लॉजिक में पढ़ी होगी, जो लोग मेरे से लॉजिक नहीं पढ़े हैं, मतलब जो लोग बिल्कुल लॉजिक नहीं पढ़े, उनको भी तो ये चीज पता ही होती है कि इफ और देन का वैल्यू। अब अगर मैं इस चीज को ले जाऊं और इस चीज को मैथमेटिकली मैं ट्राई करूं, तो अब ये होगा कि भाई वन जो होगा दैट बिलोंग्स टू ए, अब फिर बोलोगे कि वन दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो बेसिकली ट्रू होगा, फिर 2 के लिए भी ट्रू होगा, फिर 3 के लिए भी ट्रू होगा। अब ये देखो कि 4 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 4 के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, एंड फॉल्स विल इंप्लाई एनीथिंग विल बिकम ट्रू। समझ में आ गया? तो ये वाली चीज है आपकी कि सबसेट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि a इज अ सबसेट ऑफ b फॉर ऑल ऑफ x इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। सर मेरा डाउट ये है कि अगर ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए फॉल्स आ जाए, अगर ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए फॉल्स आ जाए, तो सर आपकी डेफिनेशन तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। हाँ भाई बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। इसीलिए एम्प्टी सेट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट के लिए ये वाला जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा फॉल्स हो जाता है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज ट्राई टू राइट कि एम्प्टी सेट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। एम्प्टी सेट इज बेसिकली फॉर एनी सेट, okay, for any set I can try to write it down कि empty set is a subset of all the set। ठीक है, तो what I will try to write it down कि A is basically the subset of A। किसी भी सबसेट के लिए ये 2 कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करती है कि empty set is a subset of all the set। अब कुछ लोग यहां मुझे बोलेंगे कि सर मुझे empty set नहीं आता है, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि चलो अब हम लोग empty set के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसमें भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एम्प्टी सेट, या तो इस चीज को आप लोग कहते हो कि नल सेट। अब मैंने आप लोगों को कार्डिनलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो कार्डिनलिटी वाले कॉन्सेप्ट में ये था कि अगर किसी सेट का, ठीक है, अगर किसी सेट में उसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो बेसिकली 0 आती है, तो उस चीज को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। पहले ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं आ रहा हूं, होल्ड ऑन। अरे ये सब तो बेसिक है, आप लोग पढ़े हुए हो यार, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं। ट्रस्ट मी, मैं आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। एम्प्टी सेट बोला जाता है, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं, एम्प्टी सेट बोला जाता है या नल सेट बोला जाता है। तो होता क्या है मालूम है, ये वाला एक सेट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं। एम्प्टी बेसिकली होता क्या है, एम्प्टी अगर किसी चीज ने लिखा, अगर किसी बंदे ने लिखा कि भाई एम्प्टी का मतलब क्या होता है, तो आप उसको बोलो कि ऐसा एक सेट होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, इसकी कार्डिनलिटी होती है 0। अब अगर किसी बच्चे ने ये बोला कि सर इसको थोड़ा और डिटेल में अगर आप समझा सकते हो, मैं बोलूंगा बिल्कुल मैं समझा सकता हूं। तो ये जो ए है ये एक सेट है, इस सेट में होता क्या है कि हमने बस ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, हमने इसमें कोई एलिमेंट नहीं रखा है। या दूसरे तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि इसकी कार्डिनलिटी 0 होती है। अब एक दूसरा सेट है, अब इस सेट में मैंने क्या किया है, मैंने एक दूसरा सेट रखा है, इस सेट के अंदर दूसरा सेट है। अब अगर मैं इसकी पूछूं कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी, तो मैं बोलूंगा क्या ये एम्प्टी सेट होगा? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? आप बस इतना समझो कि अगर किसी कार्डिनलिटी 0 होती है, अगर किसी की कार्डिनलिटी 0 होती है तो ही उसको एम्प्टी सेट बोला जाता है। अगर कार्डिनलिटी उसकी 0 से ज्यादा होती है तो उसको एम्प्टी सेट नहीं बोला जाता है। इस चीज को मैं थोड़ा और डिटेल में ऐसा बता सकता हूं। अब जैसे ये देखो, आपने ए लिखा है, जैसे ही आप लोग ब्रैकेट बनाते हो, आप बस ये समझ जाओ कि आप लोगों ने क्या किया है मालूम है, आप लोगों ने एक बॉक्स ले लिया है, और फिलहाल के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं फिर से बता दूं, यार तुम लोग चैट मत करो। एक सेट है, जैसे ही आप लोग क्या करते हो मालूम है, सुनो, जैसे ही आप लोग ए लिखते हो, जैसे ही आपने ये ब्रैकेट बनाया, इस ब्रैकेट, जैसे ही आपने ब्रैकेट बनाया मालूम है, मैथमेटिक्स क्या करता है मालूम है, मैथमेटिक्स तुरंत एक इसके अकॉर्डिंगली एक एम्प्टी बॉक्स बना देता है। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें क्या है, तो इसमें बोलोगे सर इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसकी कार्डिनलिटी 0 है, तभी इसलिए लिखते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी 0 है और ये बॉक्स में कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस चीज को एम्प्टी सेट कहा जाता है या तो नल सेट कहा जाता है। ये जो दूसरा वाला एग्जांपल है, अब जैसे मैंने A1 ले लिया, ठीक है, अब अगर मैं A1 के बारे में बात करूं, तो जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट बनाया, अब ये ब्रैकेट ने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया। अब आप क्या करोगे, इस बॉक्स के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर वापस से आपने एक ब्रैकेट बना लिया, तो अब ये बॉक्स के अंदर क्या बोलेगा, एक और बॉक्स बन गया। अब अगर कोई मुझसे आएगा पूछेगा कि क्या ये बॉक्स खाली है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ये बॉक्स खाली है। अब अगर कोई आएगा मुझसे पूछेगा
कि क्या ये बॉक्स खाली है, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं ये बॉक्स खाली नहीं है, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है जो बेसिकली खाली है, इसीलिए दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। तो अब अगर आपसे किसी ने भी पूछा, ठीक है, कि भाई आपसे किसी ने पूछा कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है, तो आप ये बोलो कि भाई एम्प्टी सेट जो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है मालूम है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो एक खाली बॉक्स होता है। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू पीपल कैन इजीली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब जैसे आप ये ए लिखते हो, आपने ये बॉक्स बनाया, भाई तुरंत ही एक बॉक्स बन गया। अब अगर मैं लिखूं इसमें एक लिखूंगा तो ये बॉक्स में एक आ जाएगा। तो जैसे मैंने दो लिखा, मैथमेटिक्स पीछे ये काम अपना करते रहता है, फिर ये दो आ जाएगा। फिर जैसे मैंने तीन लिखा वैसे ये तीन आ जाएगा। कहने का मतलब है आप कोई भी सेट कैसे बनाओगे, आप कोई भी सेट जो है वो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले कोई भी सेट, सुनना ध्यान से सुनना, आपने ए लिखा, जैसे ही आपने ए लिखा आपने ये चीज बनाई, जैसे ही ये बनाई मैथमेटिक्स ने ये बना के दे दिया आपको। मतलब आप कोई भी सेट स्टार्ट करते हो ना तो सबसे पहले आप एम्प्टी सेट ही लिखते हो, फिर एम्प्टी सेट लेने के बाद में फिर उसमें एलिमेंट ठूसना चालू करते हो। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। मतलब अगर मैंने ए लिया और जैसे ही मैंने ये बना, पहले आपने एम्प्टी बना दिया फिर आपने एक पुट कर दिया। अब जैसे मैं अगर ये सेट बना, आपने एम्प्टी बनाया और इसमें आपने दो एलिमेंट पुट कर दिया। अब जैसे ये A2 बना, सबसे पहले आपने एम्प्टी बनाया, इसमें एक और एम्प्टी रख दिया। तो सबसे पहले आपका एक एम्प्टी बनता है, उसके बाद में सारे एलिमेंट्स उसमें आते जाते हैं। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले एम्प्टी हो गया। दैट इज वन रीजन टू टेल यू कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। ये वो एक रीजन है फिलोसॉफिकली समझने के लिए, मैथमेटिकली समझने के लिए। क्या कहता है कि फॉर ऑल ऑफ एक्स, ठीक है, x belongs to phi, then x belongs to a, then x belongs to a. According to the subset का representation, सबसेट क्या कहता है कि a जो है वो बेसिकली b का सबसेट है। ये कब होगा, जब for all the elements x belongs to a। इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो ऐसा लिखो कि if x belongs to a, then x belongs to b। कहने का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट a में बिलोंग करेगा तो वो b में बिलोंग करना चाहिए, अगर वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वी डोंट केयर। फिर से मैं बताता हूं, अगर कोई एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए देन इट बिलोंग्स टू बी, अगर वो ए में बिलोंग नहीं करता है तो वो बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब यहां पर क्या कहता है कि ये कंडीशन फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। ये कंडीशन यह क्या कहना चाहता है कि एक्स दैट बिलोंग्स टू फाई, दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज बिकम अ फॉल्स एंड फॉल्स विल इंप्लाइज एनीथिंग विल ऑलवेज बिकम अ ट्रू। तो ये चीज जो होगा दैट विल बी वैक्यूअसली ट्रू फॉर ऑल द पर्टिकुलर सबसेट्स। ये वाली चीज वैक्यूअसली ट्रू हो जाती है। तो ये एक रीजन है इसको समझने का कि फाई जो होगा वो बेसिकली सबसेट है ऑल द सेट। मैथमेटिकली मैंने आपको ये वाली चीज समझा दी, फिलॉसफी मैंने ये समझाया कि जब कभी भी आप कोई सेट बनाते हो तो सबसे पहले आप दो ब्रैकेट लेते हो। जैसे ही आपने दो ब्रैकेट लिया, अंदर ही अंदर उसने क्या कर दिया, उसने एक एम्प्टी सेट बना लिया। तो वो एक रीजन था। और ये वाली कंडीशन जो है, मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा ही होगा, दिस विल आल्सो सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर लॉजिक एंड वी कैन इजीली ट्राई टू गेट इट। तो ये एक सबसेट वाला नोटेशन था। और दूसरा एक नोटेशन जो है दैट वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट, दैट विल बी रिलेटेड टू प्रॉपर सबसेट। अब मैं चलता हूं कि अब आपको बता देता हूं कि बेसिकली प्रॉपर सबसेट का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बेसिकली इस तरीके का होता है। देखो, सबसेट का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ये होगा, और प्रॉपर सबसेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब जैसे मैंने ये ए ले लिया और ए में एक एलिमेंट है जिसको हम लोग 1 2 3 बोलते हैं, और बी का जो एलिमेंट है जिसको हम लोग 1 2 3 और ये 4 बोलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अब आपको ये थोड़ा सा डाउट होगा, ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा डाउट होगा कि सर यही सेम एग्जांपल आपने सबसेट के लिए भी कराया, यही सेम एग्जांपल आपने प्रॉपर सबसेट के लिए भी कराया। जी बिल्कुल। मैं आज आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है, मैं वो भी क्लियर कर लेता हूं। जब कभी भी मैं आप लोगों को सबसेट लिखता हूं, ठीक है, और जब कभी भी मैं आप लोगों को प्रॉपर सबसेट लिखता हूं, तो ये दोनों में फर्क समझने की कोशिश करना। एक होता है सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। जब अगर मैंने कभी लिखा कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इसको एक दूसरे फॉर्मेट में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A इट इज लेस देन और इक्वल टू B। इसका मतलब ये होता है कि A के पास कैपेसिटी होती है
कि वो एक दिन बी को अचीव कर सकता है। मतलब ए जो होगा वो बी से छोटा भी हो सकता है, वो एक न एक दिन बी को अचीव कर सकता है, मतलब वो ए से छोटा भी होगा और ए के बराबर भी हो सकता है। अब अगर मैं प्रॉपर सबसेट के बारे में बोलूं कि ए इज बेसिकली द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये क्या करता है मालूम है, ये स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि तेरी कभी औकात नहीं होगी कि तू कभी बी को अचीव कर सके। इस चीज को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। तो दिस इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन योर सबसेट एंड दिस इज योर प्रॉपर सबसेट। सो आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। ओके, दैट विल बी रिलेटेड टू दिस। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि भाई पहले तो सबसेट का रिप्रेजेंटेशन की अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करता है तब वो बी से भी बिलोंग करेगा। ये आपका किसका है, सबसेट का एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद में ये कहता है कि एंड देयर एग्जिस्ट एन एक्स, एक ऐसा एक्स है जो सिर्फ बी से बिलोंग करेगा लेकिन वो एक्स से बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये जो सेकेंड वाली कंडीशन है ना, ये बेसिकली क्या कहता मालूम है, ये मना कर देता है कि आप कभी इक्वल नहीं होंगे। ये वाला तो आपका किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका सबसेट का रिप्रेजेंटेशन है कि x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b एंड देयर एग्जिस्ट x, एक ऐसी x की वैल्यू मिलेगी जो b में होगी एंड इट डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये वाली जो चीज है ना, ये स्ट्रिक्टली मना कर रहा है कि कभी इक्वल नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाई a इज लेस देन ऑफ b। सो दिस इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दैट यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। समझ में आया, नहीं समझ में आया? इसको मैं और भी अच्छे तरीके से लिखता हूं कि फॉर ऑल ऑफ x, if x belongs to a then x belongs to b and there exists x which only belongs to b but it does not belongs to a। so this is nothing but your representation which will be related to that। तो ये हो गया आपका सबसेट का रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आप लोगों को एक और चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप लोग ये देखोगे, ठीक है, अब ये यहां पर ये वाला नोटेशन देखना, ये वाला नोटेशन क्या कहता है, ठीक है, यहां पर देखो, ये वाला नोटेशन कहता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल द सेट, ये चीज भी सही है, ये दुनिया के सारे सेट के लिए सही होगा, सिर्फ एक सेट को छोड़ के जब ए की वैल्यू फाई आएगी, सिर्फ वो फाई की वैल्यू के लिए ही हम लोग इसको इक्वालिटी का नोटेशन देखते हैं। नहीं तो हम लोग, अगर आपको ये स्टेटमेंट बोलना हो कि दुनिया में से अगर फाई निकाल दिया जाए तो ये जो होगा, फाई विल ऑलवेज बिकम द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर ये वाली चीज आएगी तब आप उसको बोलो कि ये वाली जो चीज होगी वो बेसिकली हमेशा ट्रू होगी, सिर्फ ये फाई के लिए मना करता है, इसीलिए एनी सेट आप नहीं लिख सकते हो, स्पेशल कैटेगरीज में आप ये चीज को लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैंने आप लोगों को सबसेट का भी नोटेशन सिखा दिया है, मैंने अब आप लोगों को प्रॉपर सबसेट का भी नोटेशन दिखा दिया है, अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब मैं यहां पर चलता हूं और फिर मैं आप लोगों को कंफ्यूज करता हूं कि बेसिकली व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू पीपल कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एवरीवन प्लीज फोकस। जब आप लोग ये नोटेशन देखते हो तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, एलिमेंट होता है, इसके राइट साइड में क्या होता है, सेट होता है। जब कभी भी आप लोग ये नोटेशन देखो तो इसके लेफ्ट साइड में ब्रैकेट के अंदर, पहली बात तो ये कि जो तू इस तरीके से लिखता है, ठीक है, तो ये एक बिलोंग्स टू नोटेशन है। बिलोंग्स टू नोटेशन के लेफ्ट साइड में एलिमेंट होता है और राइट साइड में सेट होता है। जब हम लोग ये वाला नोटेशन देखते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में भी सेट होना चाहिए और इसके राइट साइड में भी सेट होना चाहिए। इसको अगर और भी क्लियर तरीके से बोलूं तो जब कभी भी हम लोग सबसेट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो इसके जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखा होना चाहिए और इसके राइट साइड में जो होगा वो बेसिकली सेट लिखा होना चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखना, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मैं फिर से बताता हूं, सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, सबसे पहले हमको मिडल वाला एलिमेंट देखना होता है। जैसे ही हम लोगों ने ये मिडल वाला एलिमेंट देख लिया, अब आपको क्या करना है, इसके तुरंत लेफ्ट में चले जाओ और लेफ्ट में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, लेफ्ट में आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये एक एलिमेंट होना चाहिए। इसका क्लैरिटी मिल गई। सबसे पहले आपने मिडल वाला नोटेशन देख लिया। मिडल वाला नोटेशन क्या है, ये वाला नोटेशन है।
तुरंत इसके लेफ्ट में चले जाओ। अब इसके लेफ्ट में ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होना चाहिए और उसके राइट साइड में आपका सेट होना चाहिए। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैटर करवाती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स कंसीडर ए एंड इफ आई विल ट्राई टू टेक दिस एज एक्स एंड लेट्स कंसीडर दिस एज एक्स एंड इफ आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, लेट्स कंसीडर दिस इज नथिंग बट योर रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं पहला वाला नोटेशन कि x बिलोंग्स टू a, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि मिडल वाला नोटेशन क्या है। अब आप बोलोगे, ठीक है, अब आप ये बोलोगे, ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि इसका जो नोटेशन है ये बिलोंग्स टू है, इसके लेफ्ट में क्या है, क्या ये एलिमेंट है? अब आप बोलोगे ये एलिमेंट नंबर 1, ये एलिमेंट नंबर 2, ये एलिमेंट नंबर 3, तो आप बोलोगे कि यस सर दिस इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू आ जाएगा। अब अगर मैं ये वाला सबसेट, अब अगर मैं ये वाला बोलूं कि ए बिलोंग्स टू नोटेशन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो है वो आपको ये साइन देखनी होगी, ये क्या है, बिलोंग्स टू है, तुरंत लेफ्ट में जाओ और पूरा का पूरा चेक करो क्या ये एलिमेंट है। यस दिस इज एलिमेंट नंबर 2, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब इसी के बेस पे मैं यहां पर कंफ्यूज करूंगा आप लोगों को। अब अगर मैंने ये चीज लिख दी कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने ये साइन देखनी है, आपने ये साइन देख लिया। अब एक काम करो, तुरंत क्या करना है, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में सेट होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होना चाहिए। अब ये ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट x है क्या भाई, दैट इज माय एलिमेंट नंबर 1, सो आई कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब यहां पर आप लोग मुझे थोड़ा सा रोकोगे, होल्ड करोगे। पौआ में पायल पायल छनिया राजा की नारी के मुंह। मैं एक क्वेश्चन ही दे देता हूं ना, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं। लेट ए कंसिस्टिंग ऑफ 1 फिर 1 फिर 2, ठीक है, लेट मी ट्राई टू टेक दिस एज 1, 1 बिलोंग्स टू ए, B belongs to A, C 1 belongs subset of A, D subset of A, E belongs to A, F A, F के बाद क्या आता है, G आता है। इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? प्लीज लेट मी नो दैट। ठीक है, फटाफट बता दो। Only F is false, otherwise all are true. Except F, all are true. Right. Anyone need an explanation?
ठीक है, अब यहां पर कोई भी कमेंट नहीं करेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आया। मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत होगी। सबसे पहले क्या करना है, नोटेशन देखना है। नोटेशन फिर से सब लोग सुन लो यहां पर। अब नोटेशन देख लिया, इसके लेफ्ट में क्या आना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए। तो ये एक एलिमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट लिख लो आप। एलिमेंट है पहला वाला 1 है, दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो ब्रैकेट के अंदर 1 है, और तीसरा वाला जो एलिमेंट है वो ब्रैकेट के अंदर 2 है। ये मैंने एलिमेंट लिख लिए हैं। अब मैं बी के ऊपर गया, अब मैंने ये वाला स्टेटमेंट देखा, अब मैं तुरंत बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा मेरा एलिमेंट आना चाहिए, और ये मेरा एलिमेंट नंबर 2 है, इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू आ जाएगा। अब सी के पास गया मैं, अब कौन सा नोटेशन है, सबसेट का नोटेशन है, तो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होना चाहिए। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो मेरा एलिमेंट है वो एलिमेंट नंबर 1 है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या होना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अब मैं डी के ऊपर बात करूंगा, अब ये सबसेट का नोटेशन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए, एंड दिस इज माय एलिमेंट नंबर 2। तो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट नंबर 2 है, सबसेट है, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है ये नोटेशन, बिलोंग्स टू है, तो ये पूरा का पूरा क्या आना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए, तो ये एलिमेंट नंबर 3 है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये सबसेट है, सबसेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ये क्या है आपका, ब्रैकेट के अंदर जो है दैट आई हैव टू फाइंड इट आउट कि ये जो है क्या ये एलिमेंट है। ऐसा मुझे कहीं पर भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो होगा दैट इट विल बिकम फॉल्स। अब ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है, दिस इज योर एलिमेंट नंबर 3, वो भी ब्रैकेट के अंदर। अब ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट सिर्फ सबसेट और प्रॉपर सबसेट में फर्क यही होता है कि प्रॉपर सबसेट मना करता है कि तेरी औकात नहीं कि तू मेरे बराबर हो सके, इस चीज को याद रखना। बाकी का तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही सबसेट का है, तो ब्रैकेट के अंदर ये है एलिमेंट है, दैट इज एलिमेंट नंबर 3, सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू और ये स्टेटमेंट भी ट्रू। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? ठीक है, क्लियर एवरीवन? डन? अरे भाई, डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट की तेरी औकात नहीं कि तू मेरे बराबर हो, ये प्रॉपर सबसेट कहता है। मैं क्लियरली बता दिया हूं कि प्रॉपर सबसेट विल नेवर अलाउ द इक्वालिटी, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी का कुछ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मैं आज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूं। छोटी छोटी चीजें हैं, वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसलिए दैट आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में, ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो है वो बेसिकली मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, आप लोग होमवर्क कर लेना। ठीक है, ओके, दैट्स गुड। एक क्वेश्चन और दे दूं क्या, दे दूं फटाफट, जल्दी बताओ। ठीक है, विच वन इज ट्रू? बोलो।
ठीक है। ओके ओके, कैन आई, ओके लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द फर्स्ट वन। कैन आई से दैट फाइव इज अच्छा, आप लोग ना मुझे एक चीज नहीं देख रहे हो, एवरीवन विल प्लीज सही टू अंडरस्टैंड। मैं अगर पहला वाला देखूं, आप मुझे ये बताओ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब ये देखो, आपको क्या देखना है, नोटेशन देखना है। नोटेशन के लेफ्ट साइड में देखो क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट होना चाहिए इस चीज का, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए फर्स्ट वन विल बिकम ट्रू, सॉरी फर्स्ट वन विल बिकम फॉल्स। किसी का ऑप्शन ए फॉल्स आया है क्या? किसी का नहीं देखा मैंने। शॉक लगा कुछ लोगों को? सेकंड वाला, ये दोनों इक्वल हैं, बट ये कहता है प्रॉपर सबसेट है, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द स्टेट, सो दिस स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू। ये बिलोंग्स टू नोटेशन है, लेफ्ट में जाओ, क्या ये इसका एलिमेंट है? बिल्कुल एलिमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। एम्प्टी, हर एक सेट, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल द सेट एक्सेप्ट इट्स ओन, that is why this statement is also true. Empty set is a subset of all the set, this statement is also true. क्लियर है? अभी मैंने जैसा बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को जैसा बताया वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, बिहेव करना है, ठीक है। ए बेटा, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। रिपीट करना है बहुत उड़ रहे थे, आता है सर, मेरे को आता है। क्या रिपीट करना है? ए और ई के ऊपर बात करते हैं। ये जो चीज होती है, ठीक है, लेट्स डिराइव द थ्योरम। फाई इज बेसिकली द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, बराबर? ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, फाई इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2, फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 एंड 3, phi is a proper subset of 1 2 and 3 and 4। ये दुनिया का सारा चीज के लिखते जाओ, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पे ये फॉल्स करेगा कि phi is a proper subset of itself। ये सिर्फ इस केस के लिए इक्वल आता है। सिर्फ ये इस केस के लिए इक्वल आता है। तो अब अगर मैं ई के लिए बोलूंगा ना, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। एम्प्टी सेट समझ में आ रहा है? एम्प्टी सेट सबका प्रॉपर सबसेट होगा, सिर्फ ये वाली कंडीशन के लिए इक्वालिटी क्रिएट करके देता है वो। अगर वो खुद के लिए इक्वालिटी नहीं क्रिएट करे ना, वो दुनिया में सबसे छोटा है। अगर मैं बोलूं मैं दुनिया में सबसे छोटा इंसान हूं, लेकिन मैं अपने बराबर हूं, बस यही एम्प्टी सेट भी कहता है। एम्प्टी सेट कहता है कि मैं दुनिया में सबसे छोटा हूं, मैं दुनिया में सबसे छोटा हूं, मैं दुनिया में सबसे छोटा हूं, लेकिन मैं खुद के बराबर हूं। समझ में आ रहा? मैं खुद के बराबर हूं। तो ये एम्प्टी सेट दुनिया में सबसे छोटा है, ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू होगा, लेकिन खुद के साथ बराबर है, इसलिए सी ट्रू होगा। समझा नहीं समझा? अब ए हो गया। ए के बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के मर मर के एक चीज बताई है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको नोटेशन देखना है। ऑप्शन ए के लिए आपने नोटेशन देखा, ये क्या होना चाहिए ब्रो? ये होना चाहिए ब्रो, एलिमेंट होना चाहिए। अब ये चेक करो कि क्या ये इसका एलिमेंट है।
ये क्या है, बिलोंग्स टू। ये देखो ये क्या है, फाई है। अब ये चेक करो क्या ये इसका एलिमेंट है। ये बोलेगा भाई मैं तो गरीब इंसान हूं। ये बोलेगा कि देख तेरे पास पैसे, बोलेगा मैं गरीब इंसान हूं। तो ये तो होगा ही नहीं ना इसका एलिमेंट। हमको क्या चेक करना है कि इसके लेफ्ट साइड में जो चीज होती है वो राइट का एलिमेंट होता है। वो है ही नहीं है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। यू ऑलवेज ट्राई टू बिहेव बेस्ड ऑन द आपका नोटेशन। सबसे पहले नोटेशन देखना है, फिर लेफ्ट में जाना है, फिर राइट से बात करना है। आप लेफ्ट, आपने नोटेशन देखा, फिर ये बोलेगा भाई तू क्या इसका एलिमेंट है, बोलेगा भाई। ये बोलेगा क्या तू इसका एलिमेंट, ये बोलेगा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है तो ये कैसे मेरा एलिमेंट। अब ये बोलेगा कि मैं इसका बच्चा हूं, तो ये बोलेगा अरे भाई मैं तो अभी बाबा सर हूं। समझा तुम लोग? क्लियर है? आ गया समझ में? दैट्स ए वेरी सिंपल यार। ठीक है, क्या ई के पीछे पड़े हो यार? और कौन सा एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा, तुम आपको मांगता? ई वाला चाहिए एक्सप्लेनेशन? आ गया ना? एफ चाहिए? अरे यार एफ तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो अगर आपने ये दो चीज भी देखी ना, इसके राइट साइड में कुछ भी लिखा हो सब सही होता है। आपने अगर ये चीज देखा इसके राइट साइड में जो लिखा हो सब सही होता है। आपने ये चीज देखी इसके राइट साइड में जो लिखा हो सब सही होता है। आपने ये चीज देखी ना, इसके राइट साइड में जो लिखा हो सब सही होता है, सिर्फ फाई नहीं आना चाहिए। एनीथिंग एक्सेप्ट फाई, एनीथिंग एक्सेप्ट फाई, एंड देन दिस इज एनीथिंग। ये है फर्क। यस, अगर ई में ये चीज हो जाती, अगर ई में भी ये चीज होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए तो बी फॉल्स है ना। अगर बी में भी ये आ जाता तो वो बी भी ट्रू हो जाता ना। बी फॉल्स होने का रीजन ही वही है। चलो आगे बढ़े। चलो ब्रो, बहुत हो गया ब्रो। मैं दुनिया में सबसे छोटा हूं लेकिन मैं खुद के बराबर हूं। मैं खुद की नजरों में खुद के लिए हीरो हूं। बराबर, बरोबर। आगे बढ़े। चलो, आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा मैं। ठीक है, एक पावर सेट होता है। जैसे अगर ये ए हो गया तो इसमें एलिमेंट होता है 1 2 और 3। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है पी ऑफ ए के फॉर्मेट में, कभी कभी 2 ऑफ ए के फॉर्मेट में भी इसको लिखा जाता है। अब पावर सेट होता है क्या है? पावर सेट जो होता है, आप इसके जितने भी सबसेट्स बना लो उनको एक सेट में रख दो, उसको पावर सेट कहा जाता है। इट इज कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। इट इज अ सेट विच कंटेन्स द सबसेट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं, तब आप बोलोगे कि पहला सबसेट तो 5 बनेगा,
फिर दूसरा सबसेट जो बनेगा, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने पहला बनाया 5, फिर आप ब्रैकेट बनाओगे, पहला वाला उठा के रख दो 1, फिर आपने ब्रैकेट बनाया, दूसरा वाला उठा के रख दो 2, फिर आपने ब्रैकेट बनाया, फिर तीसरा वाला उठा के रख दिया 3, फिर आपने ब्रैकेट बनाया, 1 और 2 को उठा के रख दो, ये हो गया। फिर आपने ब्रैकेट बनाया, 2 और 3 को उठा के रख दो, फिर आपने ब्रैकेट बनाया, फिर आपने 1 और 3 को उठा के रख दो, फिर आपने ब्रैकेट बनाया, 1 2 और 3 को उठा के रख दो। आप क्या करो, इन सबको एक सेट में लिख दो, तो उस चीज को पावर सेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा पहला 5, फिर मैं लिखूंगा 1, और फिर मैं लिखूंगा 2, फिर मैं लिखूंगा 3, फिर मैं लिखूंगा 1,2, फिर मैं लिखूंगा 1,3, फिर मैं लिखूंगा 2,3, फिर मैं लिखूंगा 1 2 एंड 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इट इज इक्वल्स टू 2 raised to a, क्योंकि हर एक के पास में दो पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ अ पावर सेट एंड दैट विल बिकम वेरी इजी। क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? बोथ आर ट्रू। अरे सेकेंड वन कैसे फॉल्स होगा? सेकेंड वन, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। कितने बार बताऊं, भूल क्यों जा रहे हो? एनी सेट, चाहे वो कुछ भी हो। पावर नाम होने से पावर थोड़ी हो जाता है वो। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। दिस टू कंडीशंस विल ऑलवेज बी ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू पावर सेट। अगर ये नॉर्मल सेट के लिए होता तो मैं गलत लिख देता। अगर ये चीज है ना, अगर ये नॉर्मल सेट के लिए होता तो मैं पहले वाले को फॉल्स लिखता। लेकिन ये देखो, ये एक एलिमेंट है, 5 जो है वो बेसिकली इसका एलिमेंट है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट जो होंगे वो आपके सही होंगे। अरे एक को सबसेट कहा जाता है तो दूसरे को सुपर सेट कहा जाता है भाई। सत्य, सहानु, साहू। एक अगर छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा, एक को छोटे मियां तो दूसरे को बड़े मियां कहते हैं। एक अगर सबसेट हो गया तो दूसरा वाला सुपर सेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर ब्रो? Operations into a graph. Let's talk about the operations into a graph. Operations in graphs. पहला वाला जो ऑपरेशन है जिसको हम लोग यूनियन कहते हैं, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरा वाला है जिसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, ये भी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। तीसरा वाला है जिसको हम लोग कहते हैं सेट डिफरेंस। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है। चौथा वाला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। मैं आप लोगों को, ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। पहले मैं आप लोगों को सेट डिफरेंस पढ़ा लेता हूं कि व्हाट इज द सेट डिफरेंस। इसको हटा दो, इसको नहीं पढ़ाना। ए के एलिमेंट हो गए 1 2 और 3। बी का जो एलिमेंट हो गया वो बेसिकली हो गया 1 और 2। अब ये देखना, जब कभी भी मैं ए लिखता हूं a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है? पहले आप ए के एलिमेंट लिख दो कि ए का एलिमेंट क्या क्या आ रहा है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। माइनस बी का एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 और आ रहा है और 2 आ रहा है।
अब आप ये देखो कि कॉमन क्या है उसको निकाल दो, कॉमन निकालने के बाद में ए के फॉर्मेट में लिख दो, तो ए के फॉर्मेट में आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ठीक है। a माइनस बी आपने कर दिया, a माइनस बी में फिर से बता देता हूं क्या करना है, अपने को कॉमन निकालना है और कॉमन निकालने के बाद में क्या करना है, a के फॉर्मेट में लिखना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर 1 था और यहां पर 2 था, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, मैंने कॉमन निकाल दिया। कॉमन क्या क्या एलिमेंट है, 1 और 1 निकाल दिया, 2 और 2 निकाल दिया। अब किसके फॉर्मेट में लिखना है, अब वो 3 के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट आ गया दैट इज नथिंग बट योर 3 एंड वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट। अब अगर मैं b और a करूं, लेट्स कंसीडर कि अगर b माइनस a में लिखता हूं तो पहले b के एलिमेंट क्या होंगे, b का एलिमेंट होगा 1 और 2 और फिर a का एलिमेंट जो होगा वो 1 2 और 3 होगा। अब अगर मैं बोलूं कि इनका कॉमन एलिमेंट क्या है, तो आपने 1 और 1 निकाल दिया, 2 और 2 निकाल दिया। अब आपको b के फॉर्मेट में लिखना है, तो जब आप b के फॉर्मेट में लिखोगे तो b में कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 5। तो ये हो गया आपका a और फिर ये आपका हो जाएगा b माइनस a। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया ब्रो, सिर्फ एक सिंपल सी बात लिख दिया मैंने कि आपको क्या करना है, आपको कॉमन एलिमेंट निकाल के लेफ्ट वाले के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट निकाल के लेफ्ट वाले के फॉर्मेट में लिखना है। अगर इसका आपको रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए देन आई कैन ऑल्सो ट्राई टू गिव यू द रिप्रेजेंटेशन कि ये एक है दैट विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, ये b है that will be 1 and then that will be 2 and I can also try to find it out with the help of this representation, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेट मी राइट इट डाउन कि ये आपका 1 है, ये 2 है एंड लेट्स कंसीडर दिस इज 3, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। तो एक्चुअली जब आप ये लिखते हो कि a माइनस बी का मतलब ये होता है, इसको हम लोग a माइनस a इंटरसेक्शन b भी लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ a में प्रेजेंट हो और वो b में प्रेजेंट ना हो, ऐसे एलिमेंट जो होंगे वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, दैट विल बी, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली ये डिफाइन करता है कि इसमें से हम लोगों को 1 2 और 3 -1 और 2, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली 3 आएगा कि 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट है लेकिन वो b में प्रेजेंट नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग b माइनस a करते हैं तो यहां पर 1 2 -1 2 और 3, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन एलिमेंट निकाल देना है और आपको लेफ्ट वाले के फॉर्मेट में लिखना है, तो दैट विल यू विल बी गेटिंग 5। तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ b में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो दैट यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सिर्फ b में प्रेजेंट हो, इसलिए ये आपका MTR है। अब आपका आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन ट्राइंगल होता है और एक्सओर का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बेसिकली व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आपको कोई बोलेगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तब आप उसको बोलना है कि इट विल बी a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंटेशन करें तो वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन दैट विल बी गेटिंग कि ऐसे एलिमेंट जो बेसिकली a में प्रेजेंट हो या तो ऐसे एलिमेंट जो बेसिकली b में प्रेजेंट हो, लेकिन वो दोनों में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। एक तरीका है इसको ऐसा लिखने का, या तो दूसरा तरीका ये है कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली आपका कॉम्यूटेटिव होता है, वो आपका एसोसिएटिव भी होता है। तो आई कैन ऑल्सो ट्राई टू फाइंड इट आउट कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b इट शुड बी इक्वल्स टू b सिमेट्रिक डिफरेंस a। ये एसोसिएटिव भी होता है कि a एसोसिएटिव लॉ अभी तक तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b सिमेट्रिक डिफरेंस c इट शुड बी a सिमेट्रिक डिफरेंस b एंड देन इट शुड बी सिमेट्रिक डिफरेंस c। तो ये कॉम्यूटेटिव भी होता है, ये आपका एसोसिएटिव भी होता है, इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, बी का। इसमें ये क्या कहता है, अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा कहता है कि ऐसे एलिमेंट जो बेसिकली सिर्फ ए में आए या तो वो बी में आए लेकिन दोनों में नहीं आने चाहिए, या तो यहां आना चाहिए या तो यहां आना चाहिए लेकिन दोनों में नहीं आना चाहिए। ये इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ये हो गया इसका ऑपरेशन। अब चलते हैं इसको और भी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एंड दैट विल बी रिलेटेड टू विच इज नथिंग बट विथ रिस्पेक्ट टू 3 एलिमेंट्स।
अब अगर मैं ये जो चीज बताने जा रहा हूं, दिस विल बी समथिंग न्यू टू यू, न्यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज एवरीवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं एक्चुअली बताना क्या चाहता हूं। अब जैसे ये आपका ए वाला पार्ट हो गया, और ये आपका बी वाला पार्ट हो गया, और ये आपका सी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, अब ए बी और सी के मैं कुछ पार्ट्स डिफाइन करने वाला हूं। पार्ट्स डिफाइन करने का मतलब ये है कि दिस इज, इनको मैं एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि इसमें मैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7 एंड 10, दिस इज 8 9, ठीक है, ये एलिमेंट लिखना हो गया। मैं एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं इनके पार्ट्स लिख रहा हूं। लेट्स कंसीडर दिस इज योर पार्ट नंबर 1, दिस इज योर पार्ट नंबर 2, दिस इज योर पार्ट नंबर 3, दिस इज द स्पेशल जोन की बात कर रहा हूं। ये जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4, जोन नंबर 5, जोन नंबर 6 एंड देन जोन नंबर 7। सो देयर आर बेसिकली, ठीक है, there are basically 7 zones when we will try to find it out with respect to these things. अब अगर मैं इसमें ये लिखना चाहूं कि लेट्स कंसीडर कि a माइनस बी एंड देन माइनस सी, विच जोन यू विल गेट इट। अब अगर मैं पहले में a माइनस बी का अगर बात करूं, तो a माइनस बी का a के जोन कौन कौन से हैं? जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4। माइनस बी का जोन कौन कौन सा है? 2, 3, 5 एंड 6। अब हमको क्या करना है? हमको कॉमन एलिमेंट निकाल देना है, ठीक है, और ए के फॉर्मेट में लिखना है। जब आप ए के फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको आंसर 1 और 4 आएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बेसिकली आपको जोन नंबर 1 और जोन नंबर 4 मिल गया। अब उसमें से सी निकाल देना है। अब सी का कौन कौन सा जोन है? सी का जोन है 4, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 7। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको कॉमन एलिमेंट निकाल के वापस से आपको ए के फॉर्मेट में लिखना है। जब आप ए के फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको सिर्फ ये वाला जोन मिलेगा, विच विल बी प्रेजेंट इन, विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी, विच इज नॉट प्रेजेंट इन सी। तो ये जोन के हिसाब से जब आप चलोगे, इट विल बिकम वेरी इजी एंड वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट आवर वैल्यूज। अब मैं आप लोगों को एक दो इसके ऊपर गेट के क्वेश्चंस करवा देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर गेट के क्वेश्चंस आते हैं, जोन के ऊपर स्पेशली वो डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई मुझसे पूछेगा कि सेट थ्योरी में गेट के ऊपर स्पेशली कौन से क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये सेट थ्योरी के स्पेशली देखा जाए तो दो तरीके के क्वेश्चंस अभी तक मैंने देखे हैं। एक तो ये जोन वाला ऑपरेशंस के ऊपर देखा है, और दूसरा वो जो मैं बिलोंग्स टू और सबसेट के ऊपर आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करवाया, उसके ऊपर देखा जाता है। तो ये दो कैटेगरीज के ऊपर क्वेश्चन है। वैसे सेट तो बहुत बड़ा है, इसमें कार्डिनलिटी जब लगा देता है तब सेट बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा ना, ठीक है, प्रशांत नहीं, हम लोग सिर्फ ये इसके अंदर के जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज की जो प्रैक्टिस में मैंने कॉम्बिनेटरीज के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो वो भी देख लेना। आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन जो होता है वो बेसिकली टफ कब होता है? जब उसमें कॉम्बिनेटरीज के क्वेश्चंस ऐड कर जाते हैं, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस चीज को रहने देता हूं, मैं इसका एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूं, आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। So I hope that everybody has understood and you do not have any problem that will be related to that. चलो एक दो क्वेश्चंस करवा लेता हूं, तो आपको ये समझ में आया कि मैं जोन की क्या बात कर रहा हूं एंड हाउ इट विल बी रिलेटेड टू दैट, ठीक है। इजी है सेट थ्योरी भी इजी है, सब कुछ इजी है। इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। तो अगर प्रैक्टिस किया तो सब आता है, प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब लेट्स कंसीडर कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है x, and let's consider कि E and then E intersection F। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि माइनस F intersection G, ठीक है, and Y की वैल्यू they have taken and then that will be E minus and then you will get E intersection G and this whole thing minus E intersection F। अब मुझे ये चेक करना है कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। मतलब एक तो है आपका E, दूसरा है आपका F और तीसरा है आपका G। ये मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, तो इससे आप लोगों को ना थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अब जैसे अब वो बोल रहा है कि ये X और Y दो एक नाम इनको दिया गया है, इनका सेट से कोई रिलेशन नहीं है।
आपका जो सेट है वो EFG है। पहले मैं x के बारे में बात करता हूं, तो x के बारे में बात करने के लिए हमको क्या करना है, E इंटरसेक्शन F करना है। अब E इंटरसेक्शन F का जोन ले लेते हैं, E और F का जोन। E का क्या है, 1 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। फिर इंटरसेक्शन F का क्या है, दैट विल बी 2, फिर 5 एंड 3 और 6। हालांकि मैं 2 और 3 लिख सकता हूं, बट मुझे नहीं लिखना है। अब इसमें अगर आप कॉमन देखोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी गेटिंग जोन नंबर 2 एंड 3। तो देखो इस जोन के अंदर ना आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। वो एलिमेंट लिखा हुआ है, वो एलिमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ जोन लिख रहा हूं कि जोन नंबर 2 एंड जोन नंबर 3। अब इस जोन में बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस जोन में और इस जोन में आपको बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। जब आप कॉमन देखोगे तो आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, और फिर आपको कॉमन देखा तो आपको 3 मिल गया, तो 2 एंड 3। उसके बाद में अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि F इंटरसेक्शन G अगर हम लोग बात करें तो ये F होगा और ये G होगा, ठीक है। इनका अगर हम इंटरसेक्शन डायरेक्टली लिखते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग इट, तो F इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये F है और ये G है। तो हियर यू विल बी गेटिंग द आंसर्स व्हिच इज नथिंग बट योर 3 एंड 6। इनके बीच में माइनस है, जब कभी भी माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन निकाल देते हैं और लेफ्ट वाले के फॉर्मेट में लिखते हैं। जब आप लेफ्ट वाले के फॉर्मेट में लिखोगे तो इसका जो टोटल आंसर आएगा दैट विल बी गेटिंग एलिमेंट नंबर 2। तो ये चीज हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। अब चलते हैं ये वाले के ऊपर, ठीक है। ये आ गया आपको, अगर अभी भी नहीं आया तो मैं F के एलिमेंट लिख लेता हूं। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इंटरसेक्शन G के बारे में बात करते हैं, दिस इज 3, 6, 4 एंड देन लेट्स कंसीडर दिस इज 7। जब आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो यू विल गेट 3 एंड 6। जब इनका माइनस करोगे तो क्या करना है, कॉमन एलिमेंट निकाल देना और आपको 2 के फॉर्मेट में लिखना, और वो जो 2 की वैल्यू है वो बेसिकली मैंने यहां लिख दी। अब चलते हैं y को सॉल्व करते हैं एंड वी कैन इजिली ट्राई टू गेट इट। पहला क्या है कि इट शुड बी E माइनस E इंटरसेक्शन G। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। E और G का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो यू विल बी गेटिंग 3 एंड 4। E का अगर मैं जोन के बारे में बात करूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब अगर इनके मैं सेम एलिमेंट निकाल दूं, ये 3 और 3 और ये 4 4, इसके ही फॉर्मेट में लिखूं तो इसका जो आंसर आएगा वो जोन 1 और 2 आएगा। उसके बाद में क्या कहता है कि माइनस होगा, लेकिन इस माइनस के पहले वो E माइनस F कर रहे हैं। तो E के जोन क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। फिर F के जोन क्या है, दैट विल बी 2, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 6। अब अगर मैं ये चीज करने जाऊं कि 2 और 2 निकाल दिया, 3 और 3 निकाल दिया, तो E के फॉर्मेट में लिखूंगा तो मेरे को आंसर में क्या आएगा, 1 और 4 आएगा। अब ये एक वैल्यू जोन मिल गए और ये एक जोन मिल गया जिसका आंसर मुझे ये आ रहा है। तो अब अगर मैं कॉमन निकाल दिया और इसी के फॉर्मेट में लिखा तो द आंसर आई विल बी गेटिंग इज बेसिकली 2। तो ये दोनों इक्वल है, दैट इज व्हाई वी कैन राइट इट कि x शुड बी इक्वल्स टू y। तो ये जोन के हिसाब से ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। एंड प्लीज लेट मी नो दैट कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। ऐसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस दिए हैं रोजन में, मैंने आपको सुजैन वाली बुक भी दे दी है, ठीक है। तो आप लोग वहां से ये जो 3 एलिमेंट की चीजें हैं ना, ये इसको इतना तेज कर लोगे ना, रोजन में कम से कम 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे वाले। ये 3 आइडेंटिटी के ऊपर, ये 3 आइडेंटिटी के ऊपर आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। किसमें मालूम है, रोजन में। उसको आज तो खत्म ही कर देना तुम लोग, ठीक है। और दूसरा जो है वो बेसिकली ये करना है कि सुजैन वाली बुक है उसमें भी दिया गया है, ठीक है, वहां से भी कर लेना, वो भी बड़ा इजी है, वो खुद से कर लो यार। ठीक है, वो कर लो। इस तरीके के जितनी भी ये सब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत इजी होते हैं, ये जोन के हिसाब से। अब देखो ये जोन नंबर 2 आया है, जोन नंबर 2 का मतलब ये नहीं कि एलिमेंट नंबर 2 है, जोन नंबर 2 का मतलब है कि आपको यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर जोन, आपको ये वाला जोन मिला है, इस जोन में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस जोन में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एंड आई एम नॉट, देखो ये कितना इजी हो गया, मतलब अगर जोन वाइज तुम डिवाइड करोगे
भाई ये इजी नहीं है, इसको इजी बनाया गया है, ठीक है। दिस इज नॉट इजी, आई मेड इट, इट इज वेरी इजी, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्रस्ट मी। आप लोग एक दूसरे की मदद कर दो यार, किसी के पास किताबें होंगी तो एक दूसरे को भेज दो, ठीक है, ठीक है। एक दूसरे के पास किताबें होंगी तो आप लोग देखो, टू का जो रिप्रेजेंट, ये एक जोन है दोस्त, मैं वही बता रहा हूं। आप लोग गलती मत करना कि इसमें एलिमेंट नंबर 2 आया, दिस इज नॉट एलिमेंट, दिस इज योर जोन नंबर 2। इन दिस जोन यू माइट गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये आ गया आप लोगों को समझ में, सो दैट विल बी बिकम वेरी इजी। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, रोजन में इतना दिया गया है ना, रोजन में भर भर के दिया गया है, ठीक है। और उसमें ना, ठीक है, रोजन और सुजैन 2 बुक मैंने दी है, ये दो बुक तो आज रात में बैठ के कर ही लो, फिर कल मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा, लोड बढ़ जाएगा और फिर हो नहीं पाएगा। तो एक चीज याद रखना, फटाफट जो है ना वो आप लोग क्या करना मालूम है, आप लोग सॉल्व करते बैठ जाओ। रोजन में देखो, मैं आपको बताता हूं, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कर लो, रोजन के भी ऑल्टरनेट, जिसके सॉल्यूशंस पीछे दिए हैं वो कर लो, ताकि आपको वेरीफाई करने के लिए टाइम, मतलब फटाफट वेरीफाई हो जाए कि आप सही हो। नहीं तो मैं अगर सब बोलूंगा कि सब कर लो तो फिर मेरे को परेशान कर दोगे। तो ऑल्टरनेट कर लो जिसके आंसर्स दिए हैं, मतलब ये बहुत इजी चीज है। अब इसके लिए अगर आप मेरी एनर्जी और ऐसे ऐसे करवाओगे तो दैट्स नॉट अ गुड, ठीक है। हाँ, समझ गया ना। तो ऑल्टरनेट कर लो जिसके आंसर्स दिए हैं। अब ऐसा थोड़ी कि रोजन्स के सारे इंपॉर्टेंट है, जो इसकी कैटेगरीज वाले हैं वो कर लो, ठीक है। ठीक है ब्रो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ नया क्वेश्चंस रहेगा तो मुझे फिर इन्वॉल्व करना। वैसे मैंने रोहित को ऐड करवा लिया है, तो तुम लोग वो उससे भी पूछ सकते हो, ही इज वेरी गुड इनटू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ही इज अवर मैटर एक्सपर्ट, ही इज अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, तो आई हैव एडेड हिम। तो इफ एनी केस अगर नहीं आ रहा है, अगर मैं बिजी हूं कहीं पर, मोस्टली में 6 से 8 घंटे की क्लास चलती है, फिर आपकी टेस्ट सीरीज बनानी रहती है, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है, तो आप लोग रोहित को टैग करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके चलो, अब एक दूसरी चीज पढ़ा दूं, एक और नई चीज पढ़ा दूं आप लोगों को, ठीक है। सेट थ्योरी का ही है, एक नई चीज पढ़ा देता हूं। आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया वैसे, आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। ब्रो ये देखना, ए ब्रो, ए सुनो, यहां पर देखो, सुनो, अगर मैं ये A1 लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं ये A1 लिखता हूं, जैसे ये A1 हो गया और ये A2 हो गया और ये A3 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो ये जो मैथमेटिशियन होते हैं ना, ये बड़े ही ना इरिटेट हो जाते हैं, उनको ना ज्यादा लिखने की आदत नहीं है मैथमेटिशियन, तो वो क्या करते हैं मालूम है, ऐसा लिखते हैं कि यूनियन इट शुड बी फ्रॉम 2 3, इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब ये कोई नई चीज नहीं है, हालांकि ये एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। नई चीज क्या है मालूम है ब्रो, नई चीज है आगे का क्वेश्चन, लेट an is represented as -2n to 3n का रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ A3, तब आप बोलोगे कि A3 की वैल्यू जो होगी सर, दैट विल बी -6 to 8 तक आएगी। एंड डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। A3 की जो वैल्यू आएगी दैट इट विल बी, अगर आप पुट करोगे, सपोज इफ विल पुट A3
अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि A3 की वैल्यू क्या आएगी, तब आप लिखोगे कि n की वैल्यू इट शुड बी इक्वल्स टू 3, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बिकम -6 एंड देन इट विल बिकम 8। अब अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल कि A4 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप लिखोगे कि सर क्या कर रहे हो आप यार, 4 अगर लिखोगे तो इट विल बी -8 एंड इट विल बी गोइंग्स टू 12। एंड देन इफ आई विल आस्क यू कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ A3 माइनस A4, तो अब यहां पर गेम स्टार्ट होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि A3 की वैल्यू यहां पर देखना, ठीक है, ये हो गया आपका 0। अभी तक हमको कहां से कहां तक पता चला, ये 8, ठीक है। A3 अगर मैं बोलूं तो A3 की वैल्यू है ये -6 से लेके कहां तक है, ये 8 तक है। तो ओए नहीं यार, सॉरी, ओके ए ब्रो, ए सॉरी, ठीक है। तो -6 से लेके ये 9 तक है, ये आपका A3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका A3 का रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं A4 का रिप्रेजेंटेशन लूं तो A4 का रिप्रेजेंटेशन विल बी फ्रॉम कहां से कहां तक है, -8 से 12 तक है, ये आ गया 12, ठीक है। एट से लेके, ठीक है। व्हाट शुड बी योर आंसर, A3 माइनस A5, A4 यू विल गेट 5। इफ आई विल आस्क यू व्हाट शुड बी A4 माइनस A3, व्हाट शुड बी योर आंसर। आपको A4 लिखना है, दैट विल बी, और किसके फॉर्मेट में लिखना है, किसके फॉर्मेट में लिखना है, बोलो आपको किसके फॉर्मेट में लिखना है। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इट विल बी -8 to 6 यूनियन 9 to 12। ये देखना अब मजा आएगा ना बिडू, यूनियन रियल नंबर है ना, इसलिए ये मजा आया ना अभी। A4 माइनस A3, आज मेरा दोस्त कोई तो है इसमें, प्रतीक, रियल नंबर है ब्रो, रियल नंबर है। ध्रुव, राकेश, अंजलि, ठीक है, ये रियल नंबर है ना, योर डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसा थोड़ी है ना कि मतलब -7 के बाद -6 आएगा डायरेक्ट, -7 के बाद में भी तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, तो इसलिए -6 होगा ब्रो। क्या मैं इतना गंदा हूं कि मैं माइनस भूल जाता हूँ, हाँ मैं बहुत गंदा हूं। और ये 9 to 12 हो गया। समझ नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, ओए देवरात्रि रॉय, किसको समझ में नहीं आया ये चीज। वो ना डोमेन के लिए सही होता सरकार, ठीक है। A4 माइनस A3, okay, and if I will ask you what should be the union of I की वैल्यू 1 to 7 and if I will write AI, what should be your answer? ओपन, और देखो आप ना बस इतना बता दो कि ये रियल नंबर है ना, इसलिए बहुत सारे एलिमेंट्स, रियल नंबर भी तो नहीं पता होगा तुम लोगों को, वो भी एक दिक्कत।
देखो अगर इंटीजर होता तो आप वो एलिमेंट लिख सकते थे, इट इज सेट ऑफ रियल नंबर, मैंने इसलिए स्पेसिफाई किया था। इसका आंसर क्या होगा? A7। बहुत सही भाई, बहुत सही। What should be the intersection 1 to 7? And if I will write AI, what should be the intersection? A1, right? ठीक है, बस दो तीन चीजें बताया मैंने आज, ज्यादा कुछ बताया नहीं। A7 and A1। लास्ट टू लाइंस, देवब्रती रॉय, लास्ट टू लाइंस में गाना गा रहा था ब्रो। अभी भी किसको इसको समझ में नहीं आया? अरे कुछ लोग लिखते हैं सर हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है ब्रो? ये आपका A1 होगा, ठीक है, फिर इसके आगे A2 होगा, ठीक है, फिर इसके आगे A3 होगा, यहां तक, ठीक है। जब मैं अगर यूनियन लिखता हूं कि I की वैल्यू 1 से लेके 7 तक A ऑफ I, इसका मतलब होगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 A7, और A7 तो सबसे बड़ा होगा। तो जब आप यूनियन लोगे तो आपको एक्चुअली A7 ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यू विल बी राइटिंग A7, एंड A7 की वैल्यू क्या है? -2n to 3n है, तो इसमें पुट n की वैल्यू 7, तो यू विल बी गेटिंग -14 to 21। ये आपका A7 होगा। तो इसका जो आप यूनियन लोगे, जब आप इसका यूनियन लोगे टिल A7 तक, तो यू विल बी गेटिंग की -14 to 21, दैट इट विल बिकम। ये ऐसे ऊपर देखो, और थोड़ा ऊपर जाते हैं, जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे ब्रो, I की वैल्यू 1 to 7 एंड देन इट विल बिकम AI। जब आप इंटरसेक्शन लेते जाओगे तो सबका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ठीक है, सबका इंटरसेक्शन ये यहां तक है, गलत कर दिया क्या? सबका इंटरसेक्शन यहां तक है, तो A1 intersection A2 A7, and you will get A1, that will be -2 to 3। क्लियर? क्या भाई गोल्डी भाई? हाँ गोल्डी भाई, क्या बोल रहे हो भाई? मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ, गोल्डी ने ऐसा क्या लिख दिया। हो गया क्या? हाँ हाँ, मेरे को याद है निशु, अभी भी आता है वो तो निशु, परेशान है बेचारा। अच्छा आसिफ तुम थे क्या उस टाइम पे? अच्छा, अभी फिर आएगा, अभी आसिफ देखना, भी क्रैश कोर्स होगा ना, निशु कुमार फिर आएंगे। वो जो सेशन चालू होने के पहले वो 4-5 जो होते हैं ना, वो दुनिया में 4-5 लड़के होते हैं,
और वो 4-5 लड़कों में से 2 लड़के जो होते हैं वो बन जाते हैं लड़की, और वो 2 लड़के जो लड़की बनते हैं और बाकी के जो 3 लड़के लड़के रहते हैं वो आपस में बात करते हैं, उनका दुनिया में कोई नहीं है। वो अपने आप से बात करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए हो गया, फटाफट प्रैक्टिस कर लो। आज तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, तो पता नहीं, आई कांट स्लीप टुडे। कल मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा, कल डाकू सर आएंगे।